सपोज देयर इज ए वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन बट नॉट रूल्स, वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन बट नॉट रूल्स, क्या पेनल्टी लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं, रूल्स आर ओवरराइडिंग इंस्ट्रक्शंस. Yes, that's okay, ठीक है. तो ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शंस आर सबऑर्डिनेट टू द रूल्स, मैं ये कह रहा था. ठीक है. सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू. आज हम लोग का जो सेशन है वो एनुअल रिटर्न 23-24 को कैसे भरना है उसके बारे में, उसमें क्या क्या चेंजेस आए वो करेंगे. मुझे लग रहा है कि ये शायद आपका 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 ये 7वां एनुअल रिटर्न जो आप लोग भरेंगे. तो ऑब्वियसली आप लोग सारे लोग एक्सपर्ट भी हो चुके होंगे, तो हम लोग फोकस करेंगे कि क्या चेंजेस आए उसके ऊपर. तो बाकी जो नॉर्मल सी चीजें हैं वो आपको पता ही है, ये मैं मान के चल रहा हूं. तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूं. तो सबसे पहले एनुअल रिटर्न का ये हमारा वेबसाइट है taxbykk.com. इसमें जीएसटी रिसोर्सेस मान लीजिए जब खुलता है ये होम में जाके, एक मिनट में दिखला देता हूं. होम में जाएंगे, जीएसटी रिसोर्सेस में जब आप क्लिक करेंगे तो इस लेफ्ट हैंड टैब में एक एनुअल रिटर्न का बटन है, उसको क्लिक कर लीजिए. इसमें डाउनलोड, लर्न, ये पूरे डॉक्यूमेंट ये सब दिए हुए हैं यहाँ पर. और प्लस हमने बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए थे शुरुआती 21-22 के लिए, और ये काफी डिटेल्ड है. एक एक वीडियो करीब मतलब ये टोटल वीडियो 4-5 घंटे का है. तो अगर एकदम बेसिक से अगर आपको सीखना है एनुअल रिटर्न कैसे भरना है तो इस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं. अब इसी को बेस मानते हुए मैं आगे कर रहा हूं, और जो 23-24 का एनुअल रिटर्न है उसका जो डॉक्यूमेंट है वो अभी हमने वेबसाइट में अपलोड नहीं किया है, वो भी हम लोग वेबसाइट में अपलोड कर देंगे. तो जो एनुअल रिटर्न 23-24 में जो भी चेंजेस आए वो नोटिफिकेशन 12/2024 डेटेड 10 जुलाई 2024 को आए. तो इसी नोटिफिकेशन में एकदम आप नीचे जाके देखेंगे पेज 31 में, यहां पर ये सारे चेंजेस किए हुए. तो इस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए ये एक फॉर्म है जहां पर ये हमने सारा इंस्ट्रक्शन के साथ यहां पर ये चेंजेस कर दिए. तो इसी चेंजेस को हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ. उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन है, ये भी नोटिफिकेशन 12/2024 के बेसिस पे अमेंडेड है. ये शायद नोटिफिकेशन आईसीआई ने रिलीज किया था, वही हमने यहाँ पर अटैच किया. अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं एनुअल रिटर्न पे. मैं सबसे पहले एक सवाल करूंगा कि एनुअल रिटर्न का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, कोई भी एक बार बताएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न? एनीवन? क्या है एनुअल रिटर्न? GSTR 9 is the reconciliation between GST returns, GST monthly returns, and this final annual return. Okay. And GSTR 9C is the reconciliation between what is derived from GSTR 9 with books of accounts. Okay. Anything else? कोई और? सर बक्सेटी बोल रहा हूँ. हाँ बक्सेटी. जो अपना मंथली रिटर्न में कुछ गलतियां की होगी तो अपन एनुअल रिटर्न में सुधार सकते. ओके. तो आप क्या ये GST 9 इज ए मिस्टेक आइडेंटिफिकेशन टूल? यस सर, उसको अपन रेक्टिफाई कर सकते हैं. तो देखिए एनुअल रिटर्न इज सिंपली ए मिस्टेक आइडेंटिफिकेशन टूल. ये रिटर्न को रेक्टिफाई करने का टूल नहीं है. दो एक प्रेस रिलीज जरूर आया था कि अगर 1 और 3B में कोई गलती है तो आप 9 से सुधार सकते हैं, और इनफैक्ट 9 से तो कभी सुधरता ही नहीं है. 9 में आप डालने के बाद DRC 03 से आप अगर आपको टैक्स का पेमेंट करना तो टैक्स का पेमेंट करते हैं, आईटीसी का रिवर्सल करना तो आईटीसी का रिवर्सल करते हैं. तो एट द मैक्स एनुअल रिटर्न कैन बी सेट टू बी ए मिस्टेक आइडेंटिफिकेशन टूल. लेकिन अगर एनुअल रिटर्न भरते वक्त ही गलती हो जाए तब आप क्या करेंगे? नोटिस आ जाता है ना कि सर 1 और 9 में डिफरेंस है, 3B और 9 में डिफरेंस है, 9 और 9C में डिफरेंस है. तो क्या अगर 9 भरते वक्त ही गलती हो जाए तब आप क्या करेंगे? क्योंकि ये 9 को रिवाइज नहीं किया जा सकता. देखिए 1 रिवाइज हो सकता है, GSTR 1 रिवाइज हो सकता है, यस और नो? अब अभी हो सकता है, मतलब 1A आया है अभी. 1 अगर रिवाइज नहीं हो सकता तो अमेंड तो हो ही सकता है, अमेंड कर सकते हैं. 1A भी आ गया, अगर कोई इनवॉइस छूट गया तो इंटरमीडिएट पीरियड का 1A में आप भर सकते हैं जी. 3B में अगर कोई गलती हो गई तो कैसे सुधारा जाएगा सर ये तो 3B में अगर कोई गलती हो गई तो एक सर्कुलर आया है 26/26 2017 का, जहां पर आप नेक्स्ट 3B में एडजस्ट कर सकते हैं, यस और नो? जी सर, जी सर. तो ये सारी कहानी तो है ही ना. और दूसरा ये भी है कि अगर किसी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर कोई गलती हो गई तो आप 24-25 के 30 नवंबर तक आप सुधार सकते हैं, करेक्ट और नॉट? यस सर. यस सर. ये सारी चीजें हैं. अब एनुअल रिटर्न भरते वक्त आपको क्या ध्यान रखना, देखिए
ideally 26AS should match with books should match with GSTR1, GSTR1 should match with 3B should match with 9 and 9 should match with 9C, करेक्ट, आइडियली। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। तो 26 में अगर ऐसे कोई रिसीट्स है जिसको जो नो सप्लाई है, हेलो, 26AS में ऐसा कोई रिसीट है जो नो सप्लाई है, 26AS में ऐसा कोई रिसीट है जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है एज पर जीएसटी, तो अब बुक्स में तो टर्नओवर का हिस्सा ये सारा बन जाएगा, हेलो। लेकिन जब GSTR1 में जाएंगे आप तो टैक्सेबल सप्लाई अलग दिखलाना पड़ता है, नो सप्लाई को दिखलाना ही नहीं पड़ता GSTR1 में, और एग्जेम्प्ट सप्लाई अलग दिखलाना पड़ता, करेक्ट? जी जी। 3B में भी आप जो दिखलाते हैं वो टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई दिखलाते हैं। लेकिन 9 में जब आते हैं तो कहता है कि नहीं नहीं, आपको ना टैक्सेबल सप्लाई भी दिखलाना है, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी दिखलाना है, नो सप्लाई भी बताना है, फिर 9C के साथ आपको उसको रिलेट भी करना है, रिकंसाइल भी करना है। तो आइडियली बोल रहा हूं 26AS शुड मैच विद बुक्स शुड मैच विद 1 शुड मैच विद 3 शुड मैच विद 9 एंड 9 शुड मैच विद, या रिकंसिलेशन करना, मैच तो करेगा नहीं, रिकंसाइल तो कर ही सकते। 9 और 9C भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑडिटर की या मैनेजमेंट की? डीलर की। अब तो ऑडिट का कॉन्सेप्ट हट गया। जी सर। एनुअल रिटर्न इज नॉट ए रिटर्न ऑफ रेक्टिफिकेशन बट इट इज ए सिंपली ए मिस्टेक आइडेंटिफिकेशन टूल। तो अगर आपको कोई नोटिस आता है कि 9 और 1 में डिफरेंस है, तो 9 को तो आपको ऑलवेज इग्नोर करके चलना है, 1 के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है, 1 या फिर बुक्स। 9 भरते वक्त अगर गलती हो गई तो आप ऑलवेज, यू कैन ऑलवेज से अलाउ मी टू रेक्टिफाई। इफ एनुअल रिटर्न इज फाइल्ड इनकरेक्टली then the taxpayer can always claim that rectification of annual return be allowed। ये आपका राइट होना चाहिए, जो राइट आपको दिया ही नहीं गया है। अच्छा एक बात बताइए, आप 9 भरते वक्त आपको लगता है कि आपने जो टैक्स जमा किया था वो शॉर्ट पेड है 100 रुपए से, तो आप कैसे भरेंगे? DRC 3 या तो अब 9 आप भर कब रहे होंगे, जरा एक बार बताइए। अक्टूबर का रिटर्न, अक्टूबर का जो 3B का रिटर्न है, या फिर अक्टूबर का जो GSTR1 है, this is the last date of rectifying the mistake identified in 23-24, yes or no? Hello? यस सर। अब आज नवंबर है, ये अक्टूबर का 3B और GSTR1 दोनों जा चुका, आज 14 नवंबर है, तो 14 नवंबर को क्या आप 3B से पिछले साल 23-24 का रेक्टिफाई हो सकता है, या GSTR1 हो सकता है रेक्टिफाई? हेलो, 23-24, 24-25 में हम लोग, और 14 नवंबर चल रहा है। मान लीजिए GSTR1 में आपको कोई गलती पता लगी GSTR9 में, तो क्या रेक्टिफाई हो पाएगा? अब नहीं सर, 10 तारीख के पहले होना चाहिए ना R1 तो। यस, तो ये नहीं हो पाएगा। और 3B में अगर ITC में कोई गलती है तो 3B भी अब रेक्टिफाई नहीं हो सकता, करेक्ट है सर? अब ओनली चॉइस यू हैव लेफ्ट इज व्हाट? DRC 03। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, अगर आपने अक्टूबर का 1 और अक्टूबर का 3B नहीं फाइल किया होता तो 23-24 का आप रेक्टिफिकेशन कहां करते? 23 नवंबर तक। अक्टूबर का रिटर्न 3B और 1 नहीं फाइल हुआ होता तो आप रेक्टिफाई कब करते? 30 नवंबर के अंदर। इसी अक्टूबर के रिटर्न में कर लेते, यस और नो? यस सर। लेकिन ये तो आप फाइल कर चुके हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आइडियली मान लीजिए आपका ITC छूट गया, आपको 9 फाइल करते वक्त पता लगा ITC को छूट गया, तो आप क्या करते? अब तो आप नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम ITC का जो भी रिकंसिलेशन है ये आप अक्टूबर के रिटर्न को फाइल करने से पहले देख लेते तो आपको मिल जाएगा, यस और नो? हेलो, यस सर। आप क्या हो रहा है? नाउ दैट दिस टाइमलाइन हैज क्रॉस्ड, the only option which you have left is what? DRC। क्या नवंबर के 3B में या फिर नवंबर के GSTR1 में कैन यू मेक द करेक्शन ऑफ 23-24? नो सर। अलाउ करता भी ये पोर्टल तो मत कीजिएगा, यू शुड ऑलवेज गो फॉर बाय DRC। जब आप DRC 03 भर रहे हो तो आपको मान लीजिए आपको कोई पेमेंट करना है, तो ऑप्शन में आप क्या सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन वॉलंटरी 73, एनुअल रिटर्न, ऑडिट 73 का नोटिस तो आया ही नहीं आपके पास। एनुअल रिटर्न का ऑप्शन रहता है वहां लिखा। अगर एनुअल रिटर्न का ऑप्शन है, अगर एनुअल रिटर्न आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो कैश में करना पड़ेगा फिर। यस सर। देन लायबिलिटी रिक्वायर्ड टू बी पेड इन कैश, तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप? GSTR1 3B मिसमैच करके
यहाँ पर एक ऑप्शन है, अदर्स का भी एक ऑप्शन है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। हेलो, तो सर वॉलंटरी में क्या बुराई है? नहीं 73 का नोटिस आया नहीं है ना आपको? नहीं 73 की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, वॉलंटरी में पेमेंट में अच्छा, कर एक सकते ऑप्शन हैं ना। वॉलंटरी का भी है, ओके ओके। वॉलंटरी 73(5) में कर सकते हैं सर उसको। मुझे लगता है वॉलंटरी में 73 आने लगता है। हाँ जी जी, सर उसी में आता है। 73 सबसेक्शन 5 वॉलंटरी में आता है। हाँ, इसीलिए अदर सेलेक्ट कर लीजिए, बेटर है। ओके, जैसे आप अदर सेलेक्ट करेंगे यू कैन पे थ्रू आईटीसी ऑल्सो। आईटीसी का एक रिवर्सल, वहाँ एक और कॉलम आता है सर, हाँ। मिसमैच ऑफ जीएसटीआर 3B वर्सेज 1। हाँ, ये भी कर सकते दूसरी बात, हैं। अगर किसी का अक्टूबर का जीएसटीआर 1 फाइल हो चुका है हाँ, और 3B नहीं गया है, तो अभी उसके पास जीएसटीआर 1A के द्वारा 20 तारीख तक ऑप्शन है। 3B फाइल करने से पहले तक पहले अच्छा। 1A उसमें हो सकता है। 1A 12 तारीख से 19 तारीख नहीं है, नहीं 12 से नहीं 14 से, एक्चुअली 14 से 20 3B से बिफोर। मतलब ये 3B का ड्यू डेट से पहले नहीं है, 3B फाइल करने से पहले का है ये। हाँ हाँ सर 3B फाइल करने से पहले तक एक्टिव रहता है। लेकिन सर 1A में लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अमेंडमेंट नहीं हो सकता सर? हाँ, इंटरमीडिएट पीरियड का ही हो सकता है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का नहीं हो सकता। नहीं सर हो सकता, मैंने ट्राई करके देखा था उसके सर। लिए तो अमेंडेड वो जीएसटीआर 1 है। ओके ओके ओके। जैसे अभी इस महीने पिछले महीने का कोई फाइल किया हाँ और उसमें कुछ गलती हो गई, किसी और का डेटा चला गया, पार्टी का नहीं गया, अब आप पूरा उसको रेक्टिफाई कर सकते हो 1A के द्वारा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनुअल रिटर्न आप किस ईयर का भर रहे हैं अभी? 23-24 का। 24। अब जरा समझिएगा इस चीज, आप एनुअल रिटर्न 23-24 का भर रहे हैं, करेक्ट? ये 22-23 और ये 24। मान लीजिए यहाँ पर 22-23 में आपका टोटल क्रेडिट 100 था, आपने 80 22-23 में क्लेम किया, 20 23-24 में क्लेम किया। रुक जाइए, मैं दोबारा लिख। 22-23 का टोटल क्रेडिट कितना था? 100। 22-23 के 3B में आपने 80 क्लेम किया और 23-24 के 3B में 20 क्लेम किया। अब आप जब जीएसटीआर 9 भर रहे होंगे 23-24 का, तो क्या ये 20 रुपीज के बारे में आप कुछ लिखेंगे 23-24 में? अब तो नहीं लिखना ही चाहिए सर। नहीं लिखना चाहिए? एनीवन एल्स? नहीं ऐसा हम नहीं। तो अदर में लिखते हैं, अदर में। नहीं सर, अदर में भी नहीं जाएगा। आप अब अगर जैसे 23-24 में अब टोटल आईटीसी आपकी 23-24 में मान लीजिए कि 100 रुपए की आईटीसी थी, अब आप 20 रुपए आपने 22-23 की ली, यानी टोटल 120 रुपए की आईटीसी टेबल 6A में आ रही होगी। अरे सुनिए ना, सुनिए एक मिनट रुक जाइए। उस कैसे फिल करना अभी बाद में देखते हैं, लेकिन फिलहाल आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं कि 23-24 का अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 23-24 का ही डेटा इसमें जाएगा। करेक्ट 22-23 का नहीं जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। अब अगर कहीं नहीं जाएगा, किसी भी सेल में नहीं जाएगा, भले डिफरेंस आता रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल नहीं जाएगा सर। अब अगर 23-24 में आईटीसी मान लीजिए 140 है, 23-24 का आईटीसी 140 है, आपने 130 रुपया यहां लिया है 23-24 के 3B में और 10 रुपया 24-25 के 3B में लिया है। क्या ये 10 रुपए की एंट्री होगी या नहीं होगी? होगी। हाँ सर इसकी ये 10 रुपया किस फाइनेंशियल ईयर का है? 23-24 का। 23-24 का। तो 23-24 का ही डेटा इसमें जाना है। 23-24 है। अगर पिछले साल का डेटा आपने लिया है तो वो नहीं जाएगा। अब देखिए, ओनली करंट ईयर डेटा इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, लास्ट ईयर डेटा इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो इसके लिए प्रेस रिलीज ये सब भी आया, उसके कारण ही ये लिखा हुआ है। फिल डेटा ऑफ ओनली 23-24 और नॉट डेटा ऑफ 22-23 और 24-25। यानी कि 24-25 का कोई डेटा आप 23-24 में मत फिल कर दीजिएगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज बस इतना ही होता है कि आप 3B जब आप फिल कर रहे होंगे, मान लीजिए आप अप्रैल 2024 में आप 3B फिल कर रहे हैं, अप्रैल 2024 में जब आप 3B फिल कर रहे हैं उसमें 10 रुपया पिछले साल का और 100 रुपया इस साल का, तो टोटल क्रेडिट आप कितना क्लेम कर रहे हैं? 110 क्लेम कर रहे हैं। तो ये 3B ये नहीं बोलता है कि आप तो टोटल आईटीसी 110 क्लेम कर लिए, लेकिन 3B इसका बाइफर्केशन पूछता ही नहीं है। जब पूछता ही नहीं है तो आप कंसोलिडेटेड 110 क्लेम कर रहे हैं। आपके बुक से पता लगता है कि ये 110 में से 10 किस साल का है? 23-24, करेक्ट है। नाउ इट मींस दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। दूसरा 2A वर्सेस 3B,
ये थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जब टेबल 8 में आएंगे तो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। 2A वर्सेस 3B में डिफरेंस क्या है? 2A डायनामिक है और 3B स्टैटिक है। या 3 करेक्ट है। इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए 23-24 ये रहा और 24-25 ये रहा। मान लीजिए नवंबर 2023 का इनवॉइस GSTR 1 के नवंबर में जाना चाहिए, मतलब आपका सप्लायर वाला नवंबर 2023 में जाएगा। 2A में कब रिफ्लेक्ट होगा? नवंबर वाले में ही रिफ्लेक्ट होगा, यस और नो। 3B में कब रिफ्लेक्ट होगा? नवंबर वाले में ही रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन नवंबर का इनवॉइस मान लीजिए अप्रैल 2024 में, हेलो, नवंबर 2023 का इनवॉइस अप्रैल 2023 में, सॉरी, नवंबर 2023 का इनवॉइस अप्रैल 2024 में अगर इंसर्ट किया जाता है GSTR 1 में, तो बताइए आपके 2A और 2B में कहां आएगा? 2B में तो उसी महीने में रहेगा, लेकिन वो 2B में तो उसी महीने में रहेगा, लेकिन 2A में वो चला जाएगा प्रीवियस वाले में। 2B में आएगा अप्रैल 2024 में, तो अप्रैल 2024 का जब आप 2B खोलेंगे तो उसमें आपको नवंबर 2023 का भी इनवॉइस नजर आएगा, यस और नो? हेलो, यस सर। लेकिन जब आप यहां पर अप्रैल 2024 का 2A खोलेंगे तो वहां नवंबर 2023 का इनवॉइस नजर नहीं आएगा, वो आपको नवंबर 2023 के ही इनवॉइस में जाना पड़ेगा, सॉरी, नवंबर 2023 के ही 2A में जाना पड़ेगा, तब जाके आपको नवंबर का इनवॉइस नजर आएगा। यानी कि 2A मंथली बेसिस पे बन रहा है, जिस मंथ का इनवॉइस है उसी मंथ में नजर आएगा। 2B में कंसोलिडेटेड मंथ का बनता है, किसी भी मंथ का इसमें आ सकता है जब जब वो डाला होगा। करेक्ट है? यस सर। आपको क्रेडिट 2B के बेसिस पे लेना है 23-24 में, 2B के बेसिस पे लेना है या 2A के बेसिस पे लेना है? 2B सर। 2B के बेसिस। तो इसको भी टेबल 8 को भरते हुए ध्यान रखेंगे और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे वो भी पढ़ेंगे। अब हम लोग सीधे इस पे आ जाते हैं। अच्छा, एक IGST का क्रेडिट का जब भी आप रिवर्सल करेंगे, IGST का क्रेडिट का, तो DRC 03 से जब रिवर्सल करेंगे तो वहां प्लेस और सप्लाई क्या दिखलाएंगे? जहां से गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट हुआ वो दिखलाएंगे या अपना होम स्टेट दिखलाएंगे? होम स्टेट। अपना होम स्टेट दिखलाना याद रखिएगा, until unless it is a case of goods return। अब हम लोग आते हैं यहां पर। अच्छा, एक चीज और, अप टू 2 करोड़ नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश। टेबल 4 में देखिए, पूरे अगर एनुअल रिटर्न को मैं डिवाइड करूं तो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। आउटवर्ड सप्लाई 4 and 5, इनवर्ड सप्लाई 5 and 6, करेक्ट? सॉरी, 5 and 6 कह रहा हूं, 6 and 7। 4 में क्या है? टैक्सेबल सप्लाई, 5 में एग्जाम सप्लाई एंड नो सप्लाई। 6 में क्या है? ITC अवेल्ड। और 7 में क्या है? ITC रिवर्सल। टेबल 8 में क्या है? 2A 2B रिकंसिलेशन 2B एंड 3B। 9 में टैक्स पेमेंट है। 10, 11, 12 और 13 में ये अमेंडमेंट आउटवर्ड सप्लाई का, ये अगर इनवर्ड सप्लाई क्रेडिट आपने इस साल क्लेम किया या रिवर्स किया तो 12 और 13 है। करेक्ट है? यस। 14, 15, 16 ये सब भरना नहीं है आपको, रिफंड उफंड वाला है। 17 आउटवर्ड सप्लाई HSN और 18 इनवर्ड सप्लाई। करेक्ट है? यस। चलिए, तो थोड़ा बहुत इधर गलती हो सकती है लेकिन ध्यान रखिएगा। अब 4 जो टेबल है, 4th टेबल जिसमें टैक्सेबल सप्लाई है, और टैक्सेबल सप्लाई को इतने पार्ट में डिवाइड किया हुआ, A से लेकर G1 तक। A में है B2C सप्लाई, B में है B2B सप्लाई। अब इसमें B2C सप्लाई में कह रहा है नेट ऑफ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट यूज GSTR 1 and 1A। और ऐसे भी GSTR 1 में जब आप B2C सप्लाई डालते हैं उसमें भी नेट ऑफ क्रेडिट नोट डालते हैं ना? हेलो, यस सर। तो यहां भी नेट ऑफ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट आएगा। B2B सप्लाई में क्रेडिट नोट डेबिट नोट आप सेपरेटली शो करते हैं? हेलो, हाँ सर। 1 में B2B सप्लाई में क्रेडिट नोट डेबिट नोट सेपरेटली शो करते हैं जी। तो यहां पर डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट्स आर टू बी मेंशन सेपरेटली। ये नेट ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं होगा। इसके लिए आपको यहां पर ये क्रेडिट नोट, ये डेबिट नोट B2B का याद रखिएगा। देख रहे हैं B2E है, ये B2E। फिर जीरो रेटेड सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेप्ट सप्लाई टू SCZ। सप्लाई टू SCZ यहां आ गया, सप्लाई टू SCZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, तो यानी पेमेंट ऑफ टैक्स के थ्रू है। डीम्ड एक्सपोर्ट्स, एडवांसेस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड। तो आपने इसके लिए रिसीट वाउचर इशू किया होगा, रिसीट वाउचर के बेसिस पे आपको यहां पर एंट्री लानी है।
ये इनवॉइस आप बाद में इशू करेंगे। इनवॉइस अगर इशू कर दिया गया होगा तो या तो B2C में आ गया होगा या B2B में आ गया होगा, यहाँ नील आ जाएगा। इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, इसका मतलब कि आपने GTA से कोई सर्विसेज ली, आपको रिवर्स चार्ज में देना पड़ा। ये एक बात बताइए, ये इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ये इसमें आएगा, 2B में आएगा? केवल रजिस्टर्ड जो अपलोड करेंगे उसका आएगा सर। इसका मतलब RCM, अनरजिस्टर्ड RCM जो है URP टू RP और RP टू RPB वाला भी हो सकता है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा रिसीट फ्रॉम URP टू RP, इसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी इसी में आपको शो करना है। एडवांसेस एंड नेट ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट करना है, करेक्ट है। ये इंस्ट्रक्शन के द्वारा यहां पर लिखा हुआ है। दूसरा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी यहीं शो करेंगे, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए वो सेपरेटली लिखा हुआ है कहीं पर। ये क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट हो गया। अमेंडमेंट वाला, ये अमेंडमेंट वाला में लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में कि रिफंड वाउचर्स अगर आपने इशू किया वो भी यहीं पर ऐड होगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहाँ चला गया? आएगा 5 में आएगा ना। नहीं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो रिवर्स चार्ज में, उसमें आप टैक्स दे रहे हैं, वो नहीं आता है क्या इसमें? There is no reverse charge on import of नहीं goods. वो तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे IGST लगता है, दैट इज अ रिवर्स चार्ज। 6 नंबर पे आएगा सर। ITC उसका जो क्लेम करते हैं वो 6 नंबर में आता है, लेकिन आउटवर्ड में लगभग नहीं है। उसको डिक्लेयर करने की शायद जरूरत नहीं है। चलिए ठीक, 5 नंबर। ये देखिए 5 नंबर में सिर्फ एग्जाम सप्लाई नहीं है, और एग्जाम सप्लाई नो सप्लाई नहीं है, ऐसा सप्लाई जिसके ऊपर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं। जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई टू SCZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ये किसको एप्लीकेबल होगा? ये अगर GTA भर रहा है और GTA रिवर्स चार्ज में है तो उसको एप्लीकेबल होगा। एडवोकेट रजिस्टर्ड है और एडवोकेट की सर्विसेज रिवर्स चार्ज में है तो उसको एप्लीकेबल होगा। डायरेक्टर भर रहे हैं और डायरेक्टर की सर्विसेज रिवर्स, डायरेक्टर भर रहे हैं और डायरेक्टर की सर्विसेज रिवर्स चार्ज में तो उसको एप्लीकेबल होगा। तो ये जिसको रिवर्स चार्ज सामने वाले पार्टी को अगर देना है, जैसे GTA है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स आर टू बी मेंशन्ड सेपरेटली। हाउएवर इंस्ट्रक्शन 5H सेज अदरवाइज, यूज टेबल। अब देखिए इसका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कह रहा है सेपरेटली भरिए आप, लेकिन जब मैं इंस्ट्रक्शन में जाता हूं तो क्रेडिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन A to F अबव, यहां पर वो ऑप्शनल लिख रहा है। मैं आपको दोनों इंस्ट्रक्शन दिखला देता हूं। C का 5C, डिटेल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स आर टू बी मेंशन्ड सेपरेटली। लेकिन जब मैं इसमें जाता हूं, किसमें, 5H और I में, तो 20 द रजिस्टर्ड पर्सन शैल हैव एन ऑप्शन टू फिल टेबल 5A to 5F नेट ऑफ क्रेडिट नोट्स इन केस देयर इज एनी डिफिकल्टी इन रिपोर्टिंग सच डिटेल्स सेपरेटली इन दिस टेबल। बताइए क्या करेंगे अब आप? हेलो, Only when there is a difficulty we will net it off, or else we will show it separately. okay. Sir, I have a fundamental doubt whether these instructions are to be treated as rules or it is how it is treated. Instructions are the part of the forms. It is a subordinate legislation, therefore maybe under rule, मतलब रूल से भी नीचे है। अन्वेश क्या कहते हैं आप? No, instruction needs to be followed, sir. No, whether it is treated as rules or not. They're not rules of, not the rule, but how do you fill the form? The logic to fill the form flows from instruction to the form itself. Correct. The form itself is specified under Rule 80, no? Correct. Let me reframe the question. Suppose there is a violation of instruction but not rules. Violation of instruction but not rules. क्या पेनल्टी लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं, rules are overriding instructions. Yes, that's okay. ठीक है। तो obviously instructions are subordinate to the rules, मैं ये कह रहा था। ठीक है। But it is treated as law, some law, whether it is better or superior or inferior, it is law only. It is law only. इसमें कोई डाउट, ये लॉ ही है। Supplies on which tax is to be paid by e-commerce operator as per section 9 subsection 5 supplier to report। यानी कि होटल इंडस्ट्री में है तो होटल, और इसको होटल वाला भर रहा है तो इसको यहां पर ये भरेगा। इसको एक और इसमें ऐड हुआ है ना, G1, सप्लाई ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। यानी कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर इस फॉर्म को अमेजन फ्लिपकार्ट भर रहा है तो G1 भरेगा, और अगर सप्लायर भर रहा है तो C1 भरेगा, क्योंकि उसको टैक्स देना नहीं। एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई एंड नॉन GST सप्लाई।
Now, non-GST supply instruction says कि it shall includes no supply also. No supply में जैसे sale of securities, sale of land and building, schedule 3 supply, वो सारे के सारे क्या आएंगे? No supply आएगा, वो भी आपको non-GST supply में ही रिपोर्ट करना है. एंड सप्लाई ऑफ अल्कोहल और या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दे आर ऑल नॉन जीएसटी सप्लाई, वो इसमें तो आएगा ही आएगा. तो इसमें पेट्रोलियम नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता. Sir, isn't supply of alcohol and supply of petroleum part of exempted supply because of the definition of what is exempt supply? नहीं, क्योंकि हम देखो एग्जेम्प्टेड सप्लाई इंक्लूड्स नॉन जीएसटी सप्लाई, ये डेफिनेशन है, करेक्ट है? नहीं सर, exempted supply includes non-taxable supply. Non-taxable supply means on which there is no levy. ओके करेक्ट. चलो इस पे हम लोग बाद में बहस करेंगे क्योंकि इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन ये सब भी आई थी, तो उसको देखेंगे. मैं एक बार इंस्ट्रक्शन दिखला देता हूं आपको फिर से. तो नॉन जीएसटी सप्लाई इंक्लूडिंग नो सप्लाई हैज टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली इन दिस एफ, सीरियल नंबर एफ. लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाई और नील रेटेड सप्लाई में बता दो, नील रेटेड सप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट जीएसटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्साइज में करता था. तो आपको क्या करना है, कुछ सारा एग्जेम्प्ट सप्लाई आपको यहीं दिखलाना है डी में. अगर आप यहां भी दिखला दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डी और ई में, लेकिन कोशिश कीजिए सारा का सारा डी में ही दिखलाएं आप. अब इसका इंस्ट्रक्शन दिखला रहा हूं 5F का. 5F, द वैल्यू ऑफ नो सप्लाई शैल बी डिक्लेयर्ड अंडर नॉन जीएसटी सप्लाई. अच्छा, और कुछ लिखा नहीं है, फिर बाकी सबको तो मैं बता ही चुका हूं. अब आते हैं हम लोग डिटेल्स ऑफ आईटीसी. 6A, अवेलमेंट आईटीसी अवेल्ड. तो ये 3B से एक डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा. फिर जो भी डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आएगा उसको आपको बाइफरकेट करना है. सबसे पहले आप क्रेडिट कौन कौन सा क्लेम करते हैं बताइए. 3B में आप किस तरह का क्रेडिट क्लेम करते हैं? एक फॉरवर्ड चार्ज का क्रेडिट और एक रिवर्स चार्ज का और कैपिटल्स का. आईएसडी का करते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का करते हैं और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का करते हैं. करेक्ट है? यस सर. आईएसडी का भी कर, आईएसडी का लिख दिया. लिखा हुआ. आरसीएम में यूआरपी द्वारा या आरपी द्वारा, तीनों है. तो ये कह रहा है 6B फॉरवर्ड चार्ज वाला, और क्रेडिट जो है इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज में डिवाइड करना. लेकिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी डिवीजन करके आपने लिखा नहीं है. अब ये कह रहा है कि कैपिटल गुड्स तो आपको सेपरेटली शो करना है, इनपुट सर्विसेज को आप सेपरेटली शो करना चाहें तो कीजिए, नहीं तो ये इनपुट्स में जाके ही शो करना है आपको. हेलो, दिस इनपुट सर्विसेज विल बी शोन हियर. इनपुट को इनपुट सर्विसेज में मत शो कर दीजिएगा, इनपुट सर्विसेज को इनपुट में, यहां प्लस इनपुट सर्विसेज याद रखिए. तो आपको 2 ही कॉलम भरना है. और याद रखिएगा, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि बोला तीनों दिया है हमारे पास, तीनों है, तीनों चलो इसी में लिख देते हैं. दे यूज द बाइफरकेशन, डोंट डू दैट. इफ देयर इज एन ऑप्शन, देन ऑप्शन टू डिक्लेयर अलोंग विथ इनपुट्स, देन डू दिस एक्सरसाइज. दिस सेपरेटली करेंगे, बेकार में पता नहीं कौन सा ऑफिसर कौन क्या सोच के नोटिस इशू कर देगा. दूसरा, इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज को बाइफरकेट करने का मतलब शायद एक ही रीजन होगा, इस पे रूल 43 एप्लीकेबल है, इस पे रूल 42 एप्लीकेबल. और कोई रीजन आपको नजर आ रहा हो तो बताइए. ओके. एक्सपोर्ट रिफंड में सर, क्या चीज? एक्सपोर्ट रिफंड में जो आईटीसी हम क्लेम करते हैं ना, तो कैपिटल गुड्स नहीं मिलता, उस हिसाब से भी सवाल हो सकता है. सही बात है. रिफंड में एलयूटी का रूट लेके चलते हैं आप, तो कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता, सिर्फ इसका और इसका मिलता है. करेक्ट. अच्छा, एक बात बताइए, मैंने एक नोटिस देखा था 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर आईजीएसटी 100 आया और आपने यहां पर इनपुट 120 लिख दिया. आपको नोटिस आ गया, कहता है 20 रिवर्स करो. इज इट पॉसिबल? हेलो, नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि हमने लिया तो 20 है. अगर एक्सिस लिया हो तभी रिवर्सल होना चाहिए. देखिए करेक्ट, एनुअल रिटर्न में आपने 120 ले लिया, तो क्या आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में फ्लो कर गया क्या? डीआरसी नहीं सर, कभी अवेल कर ही नहीं पाएंगे. क्रेडिट अवेल करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ कौन सा फॉर्म है? कुछ आईटीसी के फॉर्म्स है, आईटीसी 01, 02, 03, 04. तो 3B में अगर आपने क्लेम किया तब तो इसके बेसिस पर आप नोटिस कैसे इशू कर सकते? आप ये समझिए, टेबल 6 इज ओनली बाइफरकेटिंग. 3B में तो आपने कंसोलिडेटेड ले लिया ये सारा क्रेडिट, यहां पर सिर्फ आपको बाइफरकेशन बता रहा है. ये गलती हो गई तो हो गई. दूसरी बात, यहां 100 और यहां पर 80 लिख दिया, गलती से लिख दिया. 20 आपको रिवर्स नहीं करना था, लेकिन 80 गलती से लिख दिया. क्या आपको जबरदस्ती रिवर्स करवाएगा वो? हेलो, नो सर. हाँ, तो आप इसको भी फाइट कीजिए, जबरदस्ती रिवर्स करने की कोशिश मत कीजिए. चलिए, आरसीएम फ्रॉम यूआरपी वो अलग दिखलाना, आरसीएम फ्रॉम आरपी अलग दिखलाना है. ये अलग दिखलाना है, ऑप्शन नहीं है. पहले ऑप्शन था ये सी और डी को मर्ज करने का, अब वो ऑप्शन नहीं है. इंपोर्ट ऑफ गुड्स
इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम SCZ इनपुट और कैपिटल गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम SCZ। ये SCZ वाला जो सर्विसेज वाला है वो भी यहीं शो होगा, इंक्लूडिंग सॉरी सर्विसेज वाला कहाँ शो होगा? उसमें था सर 4 में, यहाँ ये यहाँ मैं लिख, ठीक है। ITC रिसीव्ड फ्रॉम ISD, अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ये जो चीज है इंस्ट्रक्शन में देखता हूं तो लिखता है अमाउंट ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इनपुट ITC अवेल्ड रिवर्स एंड रीक्लेम अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी डिक्लेयर्ड हियर। ये इंस्ट्रक्शन कुछ अलग कह रहा है, ये कुछ अलग कह रहा है। ये कब करेंगे आप बताइए? ये 6H का कॉलम कब रो कब फिल करेंगे आप? 180 दिन वाला शायद सर रिवर्स करके। ओके, अच्छा 180 डेज के बारे में एक बता दूं आपको। 22, 23, 24 मान लीजिए आपने कोई ITC रिवर्स किया बिकॉज यू हैव नॉट मेड द पेमेंट विद इन 180 डेज और आपने -20 कर दिया। 23, 24 में यू मेड द पेमेंट, तो अगर जैसे ही पेमेंट करेंगे इवन आफ्टर 180 डेज यू कैन रिक्लेम द ITC, और आपने यहां रिक्लेम कर लिया। तो ये जो रिक्लेम किया है +20, ये है तो 22-23 का। क्या GST 9 में के 23-24 में ये +20 दिखलाएंगे या नहीं दिखलाएंगे? तो इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि ओनली इन केस ऑफ 180 डेज, जहां पर वो 180 डेज का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, इवन इफ दिस ITC इज क्लेम्ड इन 23-24 यू नीड टू शो इन 23-24 ओनली। याद रखिए ये 23-24 में ही शो होना चाहिए। एक बात मैं और पूछना चाह रहा हूं, क्या ये जो टेम्पोररी रिवर्सल और परमानेंट रिवर्सल का जो कॉन्सेप्ट 3B में आया है वो कब से आया है? कोई आइडिया किसी? हेलो, ये इंस्ट्रक्शन आया था 170 ना सर? हाँ, ये आया 22 में, 2022 में आ गया। हाँ इंस्ट्रक्शन 170 आया था ना, नोटिफिकेशन सर्कुलर 170 या नोटिफिकेशन 170। नोटिफिकेशन में ही आया होगा। नहीं नोटिफिकेशन नहीं है, सर्कुलर 170 है। सर्कुलर से फॉर्म कैसे चेंज हो जाएगा? नोटिफिकेशन सर्कुलर नहीं, वो जो रिवर्सल टेम्पोररी एडवाइजरी तो जारी की उन्होंने। पोर्टल में कब एक्टिवेट हुआ, किसी को आइडिया? अक्टूबर 22 में एक्टिवेट हुआ था 3B में। हाँ सरफराज जी क्या कह रहे हैं? जनवरी 2022 या 23 ऐसे ही कुछ हमको याद है सर, उस टाइम से हम रेगुलर था। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है सर। 6 जुलाई 2022 को ना। अच्छा छोड़ दीजिए, 23-24 में पूरे साल एप्लीकेबल था। हाँ सर, श्योर है सब लोग? जी सर। 6 जुलाई 22 को 170 आ गया था सर। हाँ भाई 6 जुलाई। चलिए ठीक है, ओके। तो 23-24 को पूरे वो नया 3B आ गया था, करेक्ट है? नए 3B में ओपनिंग बैलेंस ये सब का भी कॉन्सेप्ट आ गया था, करेक्ट है? तो मुझे एक बात बताइए, ओपनिंग बैलेंस में आपका कोई पुराना क्रेडिट पड़ा हुआ था 200 रुपए, उसको आप 23-24 में आप क्लेम कर रहे हैं। ये ओपनिंग बैलेंस में जो रिक्लेम आप करते हैं, ये कौन कौन से क्रेडिट आप ओपनिंग बैलेंस में डाल सकते हैं, जरा बताएंगे आप? एक तो 180 डेज वाला है, ठीक है। दूसरा कुछ ऐसा हम लोग रिवर्स कर देते हैं जो गलती से हो गया सर, परमानेंट करना था, टेम्पररी में हो गया। ओके ठीक है। और गुड्स इन ट्रांजिट वाला, अच्छा उसको छोड़ देते हैं, और याद कीजिए सर। तो पीछे की छोटी हुई ITC है जो एलिजिबल है जिसको लेने के लिए, उसको भी डाल सकते हैं ओपनिंग में। हाँ ठीक है, देखिए मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर आपका ITC रिवर्स हुआ है, या तो आपने खुद किया है या डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है कि सप्लायर हैज नॉट पेड योर टैक्सेस, करेक्ट? और जब सप्लायर पे कर देगा तब आप क्लेम कर सकते हो उस क्रेडिट को, यस और नो? हेलो, रूल 37A क्लॉज C के वॉल्यूशन के कारण आपका ITC रिवर्स हो गया। अब आपने ये ITC टेम्पोररी रिवर्सल में डाल दिया तो ओपनिंग में चला गया, फिर आप उसको रिक्लेम कर रहे हैं क्योंकि सप्लायर हैज पेड योर टैक्सेस। ये वाला भी आएगा या नहीं आएगा? अरे बता दीजिए। आएगा ना ये भी? जी सर। आपने ब्लॉक क्रेडिट, हम लोग कहते हैं ना, जैसे ये सफारी रिट्रीट का जजमेंट आ गया, ब्लॉक क्रेडिट। आप ब्लॉक क्रेडिट को आप अवेल कीजिए और टेम्पोररी रिवर्सल में डाल दीजिए 100 का 100। जब आपका फाइनल जजमेंट आ जाएगा तो फिर से री अवेल कर लीजिएगा, यस और नो? जी सर। तो ये सब जो रिक्लेम हो रहा है पुराना क्रेडिट, अब जो 23-24 में रिक्लेम हो रहा है 22-23 का, 21-22 का, या अभी तो 23-24 चल रहा है, जब 26-27 आएगा तो 23-24 का क्रेडिट में 26-27 में क्लेम कर रहा हूंगा, वो सब क्रेडिट जो है वो क्या मैं यहां शो करूंगा H में?
अच्छा, वो सारे क्रेडिट में तो 3B में ही क्लेम कर रहा हूँ, यस और नो? ये जो यस सर 3B में तो क्लेम कर रहा हूँ। अब जरा समझिए इस चीज को। मान लीजिए 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर डेटा आया 100, आपने 3B में जो क्लेम किया होगा पुराना क्रेडिट, वो भी तो कहां क्लेम किया होगा? कौन से टेबल पे? ऑल अदर आईटीसी में जाके क्लेम किया होगा। हेलो, हाँ सर ऑल अदर आईटीसी में जाके क्लेम किया होगा ना, वो आपने 100 यहां लिख दिया। क्या अब इस 100 में से 20 पुराना क्रेडिट है, तो यहां क्या 80 लिखेंगे और यहां क्या 20 लिखेंगे? यस सर हेलो, 100 लिखेंगे 100 से क्या चीज? अच्छा, 3B में ऑटो पॉपुलेट होके, सॉरी हमने गलत कुछ कहा है लग रहा है। 3B में ऑटो पॉपुलेट होके 100 आया। अच्छा, रिकंसिलेशन में प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तो ऐसे ही डिवाइड करना होगा, 80 और यहाँ 20। हम लोग तो ये 3B का डिवीजन है। टेबल 8 में आएंगे तब चैलेंजेस है। अच्छा, ये क्लियर है ना? यस सर हाँ सर देखिए, आने वाले समय में हम लोग का व्यू पॉइंट चेंज भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो यही व्यू पॉइंट मिल रहा है हम लोग। तो सर एक चीज ये पूछना चाह रहे हैं कि टेम्परेरी रिवर्सल में कर दे रहे हैं तो 16/4 वगैरह कुछ मतलब उस पर नहीं लगेगा, वो जब भी आगे जाके घुस हाँ, टेम्परेरी रिवर्सल में पड़ा हुआ है हमारे तो फिर 16/4 नहीं लगेगा। हाँ ठीक। आइए, टेबल 7 रिवर्सल वाला रूल 37 के अकॉर्डिंग पेमेंट मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज। 37A ऐड नहीं हुआ है इसमें, देख लीजिए, हम लोग यहां लिख देते हैं न्यू रूल 37A नॉट एडेड। 39 ISD वाला, 42 कॉमन क्रेडिट, 43 कॉमन क्रेडिट रिलेटेड टू कैपिटल गुड्स, 17(5) ब्लॉक क्रेडिट। अब मुझे एक बात बताइए, पहले हम लोग क्या करते थे? 2A में आता था या 2B में आता था 100 रुपए, जिसमें से हम लोग देखते थे इसमें तो 20 रुपए का ब्लॉक क्रेडिट है, तो 80 अवेल करते थे, 20 छोड़ देते थे, लेते ही नहीं थे। करेक्ट? अब जो कॉन्सेप्ट आया है कि पहले 100 ले लीजिए, बाद में 20 रिवर्स कीजिए। यस और नो? अगर आप यस सर अगर आपने पहले 100 लिया है, बाद में 20 रिवर्स किया है, तो 3B में यहां पर आपको 100 दिखलाना होगा। पहले 100 आया होगा ना, जी सर फिर आपने 3B में 20 रिवर्सल किया होगा, तो 20 वाला टेबल 7 में आ जाएगा। तो 100 माइनस 20 आपका नेट आईटीसी अवेलेबल 3B में भी 80 आएगा, एनुअल रिटर्न में भी 80 आएगा। करेक्ट? लेकिन अगर आपने 100 2B में आ रहा है और आपने सिर्फ 80 ही लिया है, तो यहां पर सिर्फ 80 आएगा जी। तो आप रिवर्सल में कुछ भी नहीं दिखलाएंगे, याद रखिएगा। टेबल 7 में 0 हो जाएगा। हेलो जी, जो रिवर्स किए रहेंगे उसी को दिखाना है सर। यस, जो एक्चुअली में आपने 3B में रिवर्स किया होगा वही दिखलाना है। फिर अदर रिवर्सल्स में क्या क्या है? गुड्स सब्सिक्वेंटली यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, गुड्स सब्सिक्वेंटली यूज फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई, 18(4) में रेगुलर पर्सन टू कंपोजिशन पर्सन, सेल ऑफ कैपिटल गुड्स, ये सारा कुछ अदर रिवर्सल में आएगा। अब ये जो 37, 39, 42, 43 और ब्लॉक क्रेडिट का है, या तो आप सेपरेटली शो कर दीजिए या फिर एग्रीगेट के रूप में 7H में शो कर दीजिए। हेलो, तो अब आप सेपरेटली शो करना चाहेंगे या एग्रीगेट करना चाहेंगे? बताइए। सेपरेटली करेंगे तो अच्छा है सर। मैं आपको फिर से वही एडवाइस दूंगा, अगर आपके पास ये डेटा सेपरेटली अवेलेबल है, उसके बावजूद आप सारा का सारा एग्रीगेट 7H में दिखलाइए। डोंट टेक रिस्क। करेक्ट? अगर आपने सेपरेटली 42, 43 दिखला दिया यहां पर, तो इसी के बेसिस पे वो नोटिस इशू कर देगा कि सर 42 में आपने 100 दिखलाया, होना चाहिए था 100। लेकिन यहां पर अदर रिवर्सल में अगर आप एग्रीगेट दिखलाते हैं, तो आपको ये सब छोटी मोटी परेशानी से आप बच सकते हैं। अब आते हैं टेबल 8, जिस पे सवाल है, मैं सवाल वो भी ले लेंगे। अब आप एक बात बताइए, सप्लायर रिसिपिएंट, सप्लायर GSTR 1 फाइल करेगा, आपके 2B में नजर आ जाएगा। क्या GSTR 1 में इनवॉइसेस को अपलोड करने का, इनवॉइसेस को करेक्ट करने का कोई लास्ट डेट है? हेलो, नवंबर का रिटर्न में सर। यस, वही सेम है आपको बिल भी आएगा लिखा हुआ। तो ये भी नवंबर तक ही कर सकता है, याद रखिए। यानी कि अक्टूबर का GSTR 1 और 3B, उसका लास्ट डेट क्या हो जाएगा? 30 नवंबर तक वो कर सकता है। declared any time, but opposite party will not be able to take credit after October return. नहीं, सप्लायर भी नहीं कर सकता, तो अपोजिट पार्टी को तो दिखाई नहीं देगा। कर सकता है, एनी टाइम ही कैन डिक्लेयर व्हाटएवर इज लेफ्ट आउट। नहीं, आप पोर्टल शायद मुझे लगता है रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है, पहले अभी भी नहीं। सप्लायर के लिए सेल्स ही कैन डिक्लेयर एनी टाइम।
क्या कहते हैं बाकी लोग? अरविंद जी, तो चूज हो गया तो डेबिट नोट में भी दे सकते हैं, देयर इज नो टाइम रिस्ट्रिक्शन फॉर सेल्स डिक्लेरेशन। अच्छा मैं दोबारा सवाल पूछ, चलिए मान लीजिए अप्रैल 2023 का इनवॉइस है और ये 23-24 है और ये 24-25 है और हम लोग दिसंबर 2024 में है। क्या दिसंबर 24 के जीएसटीआर 1 में मैं अप्रैल 2023 का इनवॉइस अपलोड कर सकता हूँ? यस और नो? नहीं सर, अलो नहीं करेगा पोर्टल। नहीं सर, नहीं करेगा ना? ना नहीं। अरविंद जी, सर वो ऐसा रिस्ट्रिक्शन है तो डेबिट नोट कर दीजिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आपका अप्रैल 2023 का इनवॉइस बना हुआ, आप कह रहे हैं उसका डेबिट नोट इशू कर दो 2024 लिख के? यस सर। हाँ, तो ये सवाल ही नहीं है ना, आप डेबिट नोट इशू मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि पुराना इनवॉइसेस का लास्ट डेट वही अक्टूबर वाला ही है। अब मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो बताइए। सर महेश बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे दो चीजें हैं, तो हमें इनवॉइस डिक्लेयर करना है, दूसरा अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट तो अलाउ करता नहीं है, बट सर ये जो इनवॉइस है ये अलाउ कर देता है पोर्टल। अगर अभी रिसेंटली बंद कर दिया तो मैं कहता नहीं, लेकिन ऐसा किया हुआ है। जो ओरिजिनल इनवॉइस है उसको तो अलाउ कर देता है, बट अमेंडमेंट अलाउ नहीं करता 30 नवंबर के बाद। देखिए पहले अलाउ करता था, आज के डेट में मुझे लगता नहीं है कि अलाउ करना चाहिए, लेकिन आप लोग बताइए, आप लोग यूज कर रहे होंगे। नहीं सर, चलिए अलो नहीं करता। चलिए जी, मुझे नहीं लगता वो करेगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि 23-24 का लास्ट डेट फॉर क्लेमिंग ऑफ द क्रेडिट 30 नवंबर 2024 है। हेलो, ना सप्लायर कर पाएगा ना रिसीवेंट कर पाएगा, खत्म। तो दिस इज द डेट। इसको कौन सा डेट बोलेंगे, ये फाइनल डेट बोल दीजिए। तो ये जो ऑटो पॉपुलेट होके आएगा 2A या 2B में, टेबल 8 में ऑटो पॉपुलेट डेटा हो 30 नवंबर 2024। तो 2B का जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आएगा दैट विल बी 30 नवंबर 2024 विद द लास्ट कट ऑफ डेट, इसमें आएगा। हेलो यस सर। सर राजेश जी ने जो 9 फाइल कर दिए अब तक, तो इनका तो 2A का डाटा चेंज हो सकता है? नहीं, 2A के थ्रू करना भी नहीं। अब देखिए यही चैलेंजेस है। अगर 2A होता तो मुझे कट ऑफ डेट 30 नवंबर 2024 होता जी, लेकिन 2A तो है ही नहीं है। ये जो ऑटो पॉपुलेट होके डेटा आ रहा है 2B का आ रहा है, ये तो स्टैटिक है। हेलो जी सर। जी स्टैटिक है, तो ये ऑटो पॉपुलेट का डेटा जो है वो 2A के लिए एप्लीकेबल था क्योंकि ये चेंज हो रहा था। जी, लेकिन 2B का तो आपका एकदम फिक्स हो चुका है। यस करेक्ट। अब कितना बड़ा प्रॉब्लम है आप समझिए इस चीज। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में बहुत चीजें आ रही है। 23-24 का 2A, सॉरी 2B, 23-24 का 2B, इसमें इनवॉइसेस 22-23 के भी होंगे। यस सर। 23-24 के होंगे, यस सर। 24-25 का नहीं होगा, करेक्ट है जी। ये दोनों डेटा होंगे। अब हमें इसमें एनुअल रिटर्न में जो डेटा फिल करना है वो किस साल का करना है? 22-23 का तो करना ही नहीं है। तो रिकंसिलिएशन कैसे होगा फिर? जो 22-23 का जो डेटा 23-24 में आ रहा है इनवर्ट सप्लाई का 2B में, हाँ निश्चित रूप से वो माल मुझे रिसीव नहीं हुआ 22-23 में। 16-2 की कंडीशन पूरी नहीं हुई, 16-1 की कंडीशन पूरी नहीं हुई। जब वो पूरी हो रही है तो मैं ITC अवेल कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन 22-23 का कर रहे हैं ना आप। सर हमको एक बात बताइए, 22-23 में तो मेरे बुक में तो एंट्री नहीं हुई उसकी। इसी तरीके से टेबल 6 में भी तो करना पड़ेगा फिर। मिला ही नहीं ना सर, 22-23 दोनों हो सकता है, बुक में एंट्री तो हो सकती है ना, ITC क्लेम करना रह गया होगा। मैंने तो अपने बुक्स में भी उसे नहीं दिया है, मैं तो उसको बुक्स में ही 23-24 में ले रहा हूँ। अच्छा ऐसा करते हैं, ये तो पहला ही प्रॉब्लम में हम लोग बहुत जबरदस्त फंस चुके हैं। ये 2B के साथ रिकंसिलिएशन करना बड़ा मुश्किल है। ये होना 2A के साथ। जी सर, 2A के साथ थोड़ा हम लोग, मुझे बात नहीं समझ, रिकंसिलिएशन करवाई क्यों रहे हैं सर? ये जो 8A में जो 2B की फिगर आएगी उसमें 1 अप्रैल 2023 से 30 नवंबर 2024 के बीच 23-24 के जो ट्रांजेक्शन है वो ही आए। 8A का इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन में लिख रहा है 2A। इंस्ट्रक्शन में आप देखिए कहीं भी 2B नहीं लिखा हुआ है इन्होंने। नीचे लिखा है नए वाले में लिखा है, लास्ट में लिखा है सर। 23-24 में लिखा है द टोटल क्रेडिट अवेलेबल फॉर इनवर्ड सप्लाईज pertaining to file for which the return will be reflected in 2B shall be auto populated in this table। ये देखिए 2A के लिए लिख रहा था 1 नवंबर 2020, 1 नवंबर 2019, क्योंकि उस वक्त 30 सितंबर लास्ट डेट था तो नवंबर कर दिया इन्होंने। लेकिन 2B में वो 30 नवंबर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लिखा हुआ उन्होंने।
सर लिखेंगे क्यों, जब हर महीने हमारा टीवी फिक्स हो जा रहा है, उसी बेस पे हम आईटीसी ले रहे हैं, तो वही डेटा तो उठ के आएगा। हाँ, तो उस 2B में 22-23 का भी डेटा है ना। हाँ, हो सकता हो, मे भी, कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो। तो 22-23 का डेटा हो तो फिर मुझे, और एनुअल रिटर्न में आप कह रहे हैं सिर्फ 23-24 का ही डेटा जाना चाहिए। सर जो 23-24 का जो डेटा जाना चाहिए, जब आप टेबल 6 को देख रहे हैं, तो जब 6A में जो आईटीसी मैंने ली ही नहीं है 22-23 में, और वो 23-24 में जब आ रहा है, तो 23-24 का हो गया ना वो। अच्छा, आप उसको क्रेडिट को 23-24 का बना दिया आपने। हाँ, 23-24 का क्रेडिट है ही है, उसी अच्छा, समय एक बात मैं बुक कर बताइए, रहा हूँ। नहीं रुक जाइए 22-23, 23-24 ऐसा कैसे हो जाएगा? वो 23-24 का क्रेडिट हो जाएगा। आईटीसी आपका 100, एक मिनट रुक जाइए। 22-23 में आपको क्रेडिट 100 लेना था, आपने 80 यहां लिया, 20 यहां पर लिया, करेक्ट? अभी हमने जो शुरुआत में डिस्कस किया था। हाँ ठीक है। तो आपको ये 20 रुपया आपने 22-23 के एनुअल रिटर्न में तो दिखला चुके होंगे आप। बिल्कुल। तो फिर वो 23-24 में नहीं जाएगा ना ये। सर इसका तो डिफरेंस तो 6J में आई जा रहा है। अच्छा, बाकी और क्या, और क्वेश्चन लेते हैं। जिनन, आप कल एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे बताइए आप। सर यही क्वेश्चन था कि जो 2B है हमारा, टेबल 8A में जाते हैं अगर, हाँ, तो 2B में मेरा डेटा 23-24 का आ रहा है, बट वो फ्रीज है मेरा डेटा। दैट विल नॉट टेक द डेटा विच इज डेटेड 23-24 और जो 24-25 में रिफ्लेक्ट हो रहा है, करेक्ट? करेक्ट। पहले क्या हो रहा था, जो 2A ले रहा था ना, तो 2A 30 नवंबर तक का पूरा डेटा ले रहा था, तो वो रिकंसिलिएशन में इशू नहीं आता था। लेकिन अभी वो 23-24 का ही ले रहा है, तो जो मेरी 24-25 में आईडीसी आ रही है ना 23-24 से रिलेटेड, वो मैं कहाँ रिफ्लेक्ट करूँ? ठीक बात है। 22-23 का 23-24 में आ रहा है, और 23-24 का 24-25 में आ रहा है। हाँ, तो रिकंसिलिएशन कैसे करेंगे, यही प्रॉब्लम था। नहीं होगा, कैसे होगा ना। सर हाँ 23-24 की जो आईटी 24-25 के 2B में रिफ्लेक्ट होती है, वो आई थिंक 1 दिसंबर 2024 को ऐड हो जाएगी। एक मिनट, फिर से कहिए क्या कह रहे हैं आप। 23-24 की जो आईटीसी 2B में 24-25 में रिफ्लेक्ट हो रही है, वो 1 दिसंबर 2024 को हो जाएगी, देखना। तो मतलब ये कह रहे हैं 2B एक नया बनाएंगे वो। हाँ, वो तो 8A में फिगर चेंज हो जाएगी, 2B का नया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ये वाला 2B में जो ऑटो पॉपुलेट होकर डेटा आएगा मंथली वाइज, अगर ईयरली वाइज आया तो ये कुछ अलग ही डेटा होगा। ये 8A में चेंज होगी फिगर, होगी। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं, हमारा डिस्कशन भी हुआ था। और उनके लिए क्या सर, जो 1 दिसंबर से पहले फाइल कर चुके हैं? नहीं, उसको छोड़िए, नहीं फाइल कर चुके उसको चलिए, वो तो रेयर केसेस है। जनरल केसेस अगर हम लोग समझें, आप ये कह रहे हैं कि ये डेटा चेंज होगा, आई डाउट। सर मुझे एक चीज बताइए। सर एनुअल रिटर्न के हेल्प, हमको एक बात है सर, मैं टेबल 8 भरूंगा ही नहीं, ठीक? हाँ मत भरिए, वो बेटर है। डिपार्टमेंट मेरा क्या कर लेगा? हाँ नहीं ठीक है, बेटर है, नहीं भरिए सर टेबल 8। अगर 8A से तो मुझे आईटीसी मिलनी भी नहीं है, तो देनी है, लेनी है। हाँ अच्छा, कौन क्या कह रहा था? सर GSTR 9 के हेल्प सेक्शन में इन्होंने जो पहले जैसे 2A आता था, लेकिन इसमें अब 2B लिखा आ रहा है, उस पर जो लिखा आ रहा है ये आ रहा है कि द टोटल क्रेडिट अवेलेबल फॉर इनवर्ड सप्लाई अदर देन इम्पोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम SEZ रिसीव्ड ड्यूरिंग द relevant financial year and reflected in GSTR form 2B shall be auto populated in this table। सर तो रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का ही आएगा ना इसमें? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि ये तो सेट लैंग्वेज है जो कई एनुअल रिटर्न में चला आ रहा है। ये लैंग्वेज तो कभी चेंज ही नहीं हुई। जब ये लैंग्वेज ही नहीं चेंज हुई, सिर्फ इन्होंने सिर्फ 2B चेंज कर दिया। सर पोर्टल पे या कहीं पे इंस्ट्रक्शन है, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा डिस्कशन हुआ था, इसी कहीं पे है ये इंस्ट्रक्शन। बहुत अजीब सा लग रहा है अगर पोर्टल में तो सर हेल्प सेक्शन में ही आ रहा है सर, और कहीं आ नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं। और कोई सवाल इससे रिलेटेड, टेबल 8 से रिलेटेड? ऐसा करते हैं, टेबल 8 को हम लोग बाद में देखते हैं ना, कल टाइम निकाल के फिर देखते हैं। टेबल 9 में टैक्स पेबल का डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर GSTR 1 से आता है, और ये पेड थ्रू कैश और पेड थ्रू आईटीसी ये 3B से आता है। तो इसमें अगर डिफरेंस हुआ तो आप पेमेंट करेंगे। दूसरा 10/11/12/13, 10/11 आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है, relates to output tax of current year is paid next year
टैक्स ऑफ करंट ईयर इज रिड्यूस नेक्स्ट ईयर। तो 10 और 11, 12, 13 का जो टेबल है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, आईटीसी अवेल्ड फॉर द previous financial relates to ITC of current year is reversed next year, ITC of current year is availed next year। लेकिन ये 12, 13 ऑप्शनल है। हेलो, मैं आज तक इसको मैंडेटरी समझ रहा था, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप भरना चाहे तो भरे, नहीं भरना चाहे तो ना भरे। ये तो कमाल हो गया। तो हम लोग जो कभी कभी बोलते थे 17, 18 क्रेडिट 18, 19 में ले लिया, 19, 20 का क्रेडिट 20, 21 में ले लिया, तो फिर वो एनुअल रिटर्न देखते थे 12, 13 में कुछ भरा या नहीं भरा, नहीं भरा है तो वो भरना ही नहीं है, ऑप्शनल है। तो हम लोग इस लाइन में भी समझाया जा सकता है। महेश जी आवाज नहीं आ रही आपकी। बाकी टेबल 15 डिमांड एंड रिफंड ऑप्शनल है, और 15 हो गया, 16 इंफॉर्मेशन ऑन सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर डीम्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 143 एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस ऑप्शनल है। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें मान लीजिए कोई फिगर आप भर देते हैं, ऑप्शनल फिगर को भी कुछ भर देते हैं, तो क्या इसके बेसिस पे आज नोटिस इशू हो सकता है? हेलो सर, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर वो नोटिस इशू करता है तो आप हमेशा ये कह सकते हैं कि ऑप्शनल था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि हमारे केस में क्या हुआ था, एक ये जो इनवर्ड सप्लाई, इसमें 2-3 करोड़ रुपए का फर्नीचर का एंट्री डाल दिया था किसी ने, तो इसके बेसिस पे 2-3 करोड़ रुपए पर टैक्स बनाने की कोशिश कर रहा था, और जबकि ये जो इनवर्ड सप्लाई है तो ऑप्शनल है ना, तो उसको किस तरह से समझाया? सर, ऑप्शनल फिगर के बेसिस पे आप कोई जीएसटी टैक्स जनरेट कर ही नहीं सकते। मान लीजिए 11 क्वेश्चन एग्जाम में आए जिसमें कहा गया आपको कोई 10 करने हैं, आपने 11 के 11 कर दिए, तो क्या आपको टीचर 110 दे देगा 100 में से? कुछ नहीं, लास्ट वाले का कुछ नहीं करेगा। मतलब कोई भी 10 नहीं, लास्ट वाले का ही हमेशा होता, कुछ नहीं करेगा। समझ गया? तो उसी बेसिस पे तो ऑप्शनल फिगर को आप भर भी दिए तो कोई बात नहीं। 17 HSN समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अप टू 1.5 करोड़ ऑप्शनल है, और ऐसे भी अप टू 2 करोड़ तो भरना ही नहीं है, तो ये तो इसको भूल भी सकते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग 1.5 करोड़ मैंडेटरी है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ 6 डिजिट पे, और लेस देन 5 करोड़ 4 डिजिट, बस कंप्लीट है। सर, अभी जो आपने कहा कि ऑप्शनल में उसने कुछ भर दिया, हाँ, ऑफिसर्स उसके आधार पर टैक्स इम्पोज करना चाहता है, हाँ, उसको टैक्सेबल बनाना चाहता है, हाँ, या ये रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट हो गया क्या जिसपे वो टैक्स इम्पोज कर देंगे? करेक्ट। Sir, I'm of the view that whenever we fill optional field, that can form basis for reason to believe, but it will not be sufficient enough to confirm the demand. अगर उसको उसी के ऊपर लेट अस से दैट 67 के नीचे इंक्वायरी या इंस्पेक्शन बिठाना है तो बिठा सकता है। नहीं, रीजन बताओ, व्हाई इट विल बिकम रीजन टू बिलीव? आई डोंट थिंक। फॉर एग्जांपल, उधर लेट अस से दैट रूल 42, रूल 43 एंड सो, एंड देयर इज अ प्लेस दैट कि मैं इधर भी डाल सकता हूँ या सेपरेट बाइफरकेट भी करके डाल सकता हूँ। अगर मैं 42 या 43 वाला मिला के 42 में अगर मैं डाल दूं, then he will have a reason to believe that आपने 43 में रिवर्स नहीं किया होगा, but that is not enough for him to confirm the demand. He will say that your matter is picked up for the 61 हो सकता है scrutiny of returns, या inspection 67 in rarest of the rarest cases, but वो बोल सकता है कि when I'm scrutinizing your return, I am of the view that only reversal has happened in 42, you have not done under 43, so then he will ask for an explanation. Even if we don't give an explanation, let us say, that is not enough for him to issue a show cause notice, because return itself will not become an evidence for him to confirm the demand. Okay, correct point taken. अगर ऑप्शनल फील्ड को 42, 43 में अगर आप सेपरेटली भर देते हैं, तो he will have a reason to believe, not reason to suspect कि गलत कुछ हुआ है। तो he will ask for more explanation, something more. और उसी तरह से अगर इनवर्ड सप्लाई अगर ऑप्शनल फील्ड है, जैसे एनुअल रिटर्न अगर ऑप्शनल है और उसको मैं फिर भी भर देता हूं, तब क्या होगा? तो उसके बेसिस पे क्या वो नोटिस इशू कर देगा? यस, माइट बी। ठीक है, पॉइंट ठीक है। सर, अभी जो अविनेश जी जो बात कह रहे हैं, हाँ, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का स्कोप भी कुछ नहीं है, उसके बेसिस पे कोई डिमांड थोड़ी क्रिएट हो सकती, हमसे कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी ले सकता हो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के नाम पर। हाँ, 61 में नहीं ले सकता फिर, लेकिन फर्दर प्रोसेस में 73 ऑडिट करने आ सकता है, मे बी। सर, ऑडिट तो आप किसी का कर सकते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसके पास पावर तो 73 तक ही तो सीमित है, 73 में मुझसे ले क्या सकता है वो? ठीक है। यस अरविंद जी।
if we have made any mistake in filing GST or 193B, though my turnover is less than 2 crore, I will fill 9 and make corrections in that. ओके, ठीक है। कितने लोगों ने अभी तक एनुअल रिटर्न भरा है? मैं सर सब तैयार कर दिया हूँ, बस फाइल नहीं किया। हाँ, हमने तो फाइल कर दी है। अच्छा, कुछ कुछ फाइल किया है। कोई चैलेंजेस आए बताइए? मतलब जिसमें चैलेंजेस नहीं थे वैसे ही फाइल किए। अच्छा, ओके ओके, जिसमें चैलेंज नहीं थे वो वाले। इसमें आईटीसी के बहुत सारे इश्यू नहीं होते या फिर आईटीसी होती ही नहीं है, जैसे हॉस्पिटल्स के है वैसे। ओके ओके। अनिमेश, यस सर। कुछ कहना है? नहीं सर, अभी प्रिपेयर नहीं किए हैं एक भी। ओके, अभी फाइल ही नहीं किए 9 किसी को। ओके ओके सर एक बार करते हैं इसको, कोई डिफिकल्टी आएगा सर तो फिर डिस्कस करेंगे। ठीक बात है। चलिए फिर कल मिलते हैं, देखते हैं। और वो जो टेबल 8 का कुछ और पढ़िए आप लोग, मैं भी पढ़ता हूँ। देन विल डिस्कस टेबल 8A का 2B का जो रिकंसिलेशन वो मांग रहे हैं वो कैसे पॉसिबल है। मुझे तो सब कुछ मतलब मुझे ऑलमोस्ट डिफिकल्ट लग रहा है, बट स्टिल लेट अस मीट टुमारो। ठीक है सर। अच्छा, और मैं कोशिश करता हूँ फिर से आदित्य सिन्हा को एक बार बोलता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।